नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। और आज हम बात करने वाले हैं आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में उदारवादी चरण के बारे में। और राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन की सीरीज़ का यह हमारा तीसरा लेक्चर है। इसके पहले हम 2 वीडियो जो है अपलोड कर चुके हैं। काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम स्पेशली MPPSC के बारे में बात करें तो प्री में इसका जो है यूनिट 2 में दे रखा है, हमको पढ़ना है। और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर 1 की यूनिट 3 में हमें राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को पढ़ना है। तो दोनों ही एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से हमने हमारा स्टडी मटेरियल तैयार किया हुआ है। अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो आपसे कहना चाहेंगे कि आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो हम बिल्कुल इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं और सिस्टमेटिक तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन क्या है? जो फ्रीडम मूवमेंट है कुछ इस प्रकार से हमारे देश में बैक टू बैक घटित हुए जिसके कारण हमें स्वतंत्रता मिली, हमारा देश आज़ाद हुआ और हम हमारे जो निर्णय हैं उसको लेने के लिए स्वतंत्र थे। ये स्वतंत्रता ऐसे ही नहीं मिली, इसके कई चरण जो है समझे जाते हैं, माने जाते हैं, जिसके बारे में हमें पढ़ना है। ये हमारा जो ये टॉपिक है इसका बेसिक है। हम इसे 6 चरणों में जो है पढ़ेंगे, जिसमें पहले चरण में हमने बात की थी राष्ट्रवाद प्रारंभ के कारण या कांग्रेस की स्थापना के पूर्व के संगठन की, जिसके लिए हम हमारा वीडियो 1 अपलोड कर चुके हैं। उदारवादी चरण के अंतर्गत हमने पहले जो 2nd वीडियो है हमारा उसमें हमने इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात की थी। और आज हम वीडियो 3rd में बात करने वाले हैं उदारवादी नेताओं की। उदारवादी सोच क्या है और उनका क्या योगदान रहा है फ्रीडम मूवमेंट में। ये तो थोड़ा हमारा आज का टॉपिक जो है थ्योरेटिकली होने वाला है। देन इसके बाद जो है हम बैक टू बैक इन सारे टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो इनके बारे में हम आगे ही बात करेंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं और आगे समझते हैं हमारे उग्रवादी और आज के मुख्य विषय को लेकर। तो उदारवादी जो चरण है 1885 से 1905 के बीच का माना जाता है। वैसे राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन जो हम पढ़ रहे हैं तो ये नहीं समझना ये यहीं से स्टार्ट हुआ है। इसका जो प्रारंभ तो कब से ही हो गया था, जब भारत के देशवासियों ने, चाहे वो जनजाति हो, आदिवासी हो, सन्यासी हो, उन्होंने ब्रिटिशर्स का जो है विरोध किया था। 1857 में तो संगठित विरोध जो है खुलकर सामने आया था। तो इसी क्रम में फिर जो है संवैधानिक तरीके से जब स्वतंत्रता की मांग उठने लगी, भारत के अंदर जो सुधारों की मांग उठने लगी, तो INC का गठन हुआ। तो यहाँ से एक टर्निंग पॉइंट आता है फ्रीडम मूवमेंट का। तो इसीलिए हम इस टॉपिक में इनको देख रहे हैं। इसके पहले के जितने भी विरोध है या 1857 की क्रांति है वो हम जो है अलग से समझेंगे। चलिए, तो अब हम बात करते हैं उदारवादी चरण की। तो उदारवादी चरण के अंतर्गत जो है हमें क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हम देख चुके हैं, जो कि 1885 में हुई थी A.O. ह्यूम के नेतृत्व में, जब लॉर्ड डफरिन का शासन था यहाँ पर भारत में। और इसके बारे में सारे फैक्ट हम देख चुके हैं। देन इसके बाद इसी से जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में ही कुछ उदारवादी नेता जुड़ते हैं, कुछ ऐसे व्यक्तित्व के लोग जुड़ते हैं जो अपना जो विचारधारा है उनकी उदारवादी होती है। अर्थात वो अनुनय विनय के माध्यम से ये समझते हैं कि ब्रिटिशर्स के द्वारा वो भारत में कई प्रकार के सुधार प्रक्रम जो है कराएं। तो इस प्रकार से उदारवादी नेता आते हैं। तो आज की वीडियो में हम उदारवादी नेताओं के बारे में बात करेंगे और उदारवादी राष्ट्रवादियों का क्या योगदान रहा है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए हम आ जाते हैं हमारे आज के टॉपिक पर, स्टार्ट करते हैं प्रमुख उदारवादी नेता के बारे में। तो प्रमुख उदारवादी नेता रहे हैं बदरुद्दीन तैयब जी, गोपाल कृष्ण गोखले, PR नायडू, आनंद चार्लू, पंडित मदन मोहन मालवीय, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनशा वांचा, WC बनर्जी। WC बनर्जी हमें पता है INC के पहले अध्यक्ष रहे थे, जो कि बम्बई में हुआ था। रास बिहारी घोष है ये ठीक है। रास बिहारी घोष जो है 1907 में सूरत अधिवेशन के समय जो भारत इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, जब कांग्रेस का गरम दल और नरम दल में विभाजन हो गया था। RC दत्त जो है कुछ प्रमुख उदारवादी नेता हैं, जिसके बारे में हमें जो है ध्यान रखना है। इनका नाम हमें पता है, इनमें से कोई ना कोई किसी न किसी समय जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष जो है निर्वाचित हुआ है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए हम थोड़ी बात कर लेते हैं दादा भाई नौरोजी के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट
इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी रही है ये, हमें पता है। ये जो है एक एंग्लो इंडियंस थे, अर्थात एक पारसी व्यक्ति थे। इन्होंने पारसी जो सुधार आंदोलन भी चलाया था, काफ़ी इम्पॉर्टेंट व्यक्ति थे। इनको जो है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की संज्ञा दी जाती है। 1866 में इन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना करी थी। कहाँ पर? लंदन में। भारत के जो मुद्दे हैं, इश्यूज़ हैं, उनको उठाने के लिए। इन्होंने एक बुक भी लिखी थी जो काफ़ी फेमस है, प्रॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया की। भारत की गरीबी और जो अन ब्रिटिश रूल है भारत में ब्रिटिशर्स के, उसके बारे में इन्होंने जो है उजागर किया। तो बहुत अच्छी बुक थी इनकी। और ये आईएनसी के जो है 3 बार अध्यक्ष बन चुके हैं, 1886, 1893, देन 1906। ठीक है। तो जो 1906 वाला जो टाइम था, इन्होंने पहली बार जो है स्वराज शब्द का इस्तेमाल जो है इसमें किया था। और इन्होंने धन निकासी का सिद्धांत जो है अपने कुछ मित्रों के साथ दिया था, अपने आप में भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट था, जो ब्रिटिशर्स की आर्थिक नीतियों को उजागर करता था, जिसके बारे में हम आने वाले टॉपिक में चर्चा करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर भी हम इस टॉपिक पे इस पॉइंट पे बात कर लेते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है अपना पॉइंट, जो कि MPPSC मेंस में पूछा जा चुका है। तो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले सबसे पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो वो थे दादा भाई नौरोजी। इन्होंने लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में जो है विंसबरी है, ठीक है, ये विंसबरी है, विंसबरी से 1892 का जो है चुनाव जीता था। अब हम बात करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले की। तो इन्हें पॉलिटिकल गुरु माना जाता है। गांधी जी और जिन्ना का सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी के फाउंडर रहे हैं। 1905 में प्रेसिडेंट रहे बनारस सेशन के, जब बंगाल विभाजन हुआ था उसके समय आईएनसी के। चलिए, तो हम उदारवादियों के बारे में, इनकी सोच के बारे में, इनकी उपागम के बारे में हम बात करते हैं। तो उदारवादी जो नेता थे वो कानून के दायरे में रहकर अहिंसक और संवैधानिक प्रदर्शनों के पक्षधर थे। ठीक है, इसीलिए इन्हें उदारवादी कैटेगरी में रखा गया है, अर्थात जो अनुनय विनय की नीति में विश्वास करते हैं। इनका अंग्रेज़ों के ऊपर भी विश्वास था। ये मानते थे कि अगर हम जो है इस आईएनसी के अंतर्गत रहकर अपने जो भारत की इश्यूज़ को उठाएंगे अहिंसक तरीके से, संवैधानिक तरीके से, तो डेफिनेटली उसमें कुछ सुधार जो है अवश्य होगा। यहाँ की जनता जो है, जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, जिनका शोषण हो रहा है, उन्हें शोषण से मुक्ति मिलेगी। ये इस चीज़ पे जो है विश्वास करते थे। तो इनके कई उपागम है जिसको हम देखेंगे। तो ये संवैधानिक दायरे में रहकर प्रदर्शन सभाएं करना चाहते थे। ये चाहते थे कि भारत के पक्ष में हम एक जनमत को निर्माण कर सके, क्योंकि बातचीत में बहुत ताकत होती है। इंग्लैंड में भारतीय पक्ष के प्रति समर्थन बढ़ाना चाहते थे। भारतीयों को राजनीतिक शिक्षा देना चाहते थे। राजनीतिक शिक्षा भी उस समय काफ़ी इम्पॉर्टेंट थी। आप जानते होंगे जो हमारे भारत के लोग हैं, जब उन्होंने ब्रिटिश का ही जो है शिक्षा प्राप्त करी, इंग्लैंड में जाकर या कहीं और जाकर वकील बने, तब उन्हें जो है एक्चुअल जो चेहरा नज़र आया, किसका? ब्रिटिशर्स का। चलिए, ब्रिटेन से भारत के राजनीतिक संबंध को बनाए रखना ये उदारवादी चाहते थे, क्योंकि वह मानते थे कि ब्रिटिश सरकार को डायरेक्ट चुनौती नहीं दी जा सकती या फिर इसका सही समय नहीं है। अगर हम बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रारंभिक उद्देश्यों की, तो इनके कुछ प्रारंभिक उद्देश्यों के साथ स्थापना की गई थी, लेकिन इनमें धीरे धीरे उद्देश्य परिवर्तित होते गए और लास्ट में तो ये एक विस्फोटक रूप ले लिया इन्होंने आज़ादी के लिए, अर्थात राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन की सबसे अगवा बन गई थी आईएनसी। चलिए, तो इनके प्रारंभिक उद्देश्य की हम बात करें तो लोकतांत्रिक राष्ट्रवादी आंदोलन चलाना, भारतीयों को राजनीतिक लक्ष्यों से परिचित कराना तथा राजनीतिक शिक्षा देना इनका प्रमुख उद्देश्य था। आंदोलन के लिए मुख्यालय की स्थापना, देश के विभिन्न भागों के राजनीतिक नेताओं तथा कार्यकर्ताओं के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंधों को प्रोत्साहन देना, और उपनिवेशवादी जो विचारधारा है, उपनिवेशवादी विरोधी जो विचारधारा है, अर्थात उपनिवेश मतलब भारत उस समय ब्रिटेन का जो उपनिवेश था, तो उसके खिलाफ जितने भी स्वर आ रहे हैं उसको बुलंद करना, उसको प्रोत्साहन देना। एक सामान्य आर्थिक एवं राजनीतिक कार्यक्रम हेतु देशवासियों को एकमत करना, लोगों को जाति धर्म प्रांतीय भावनाओं से उठाकर एक बनाना, अर्थात इन चीज़ों में मत उलझो, उनका मतलब था हमें एक राष्ट्रव्यापी विचारधारा जो है बढ़ानी है। भारतीय राष्ट्रवादी भावनाओं को प्रोत्साहन एवं उसका प्रचार प्रसार करना भी इनका जो है प्रमुख उद्देश्य था। चलिए, अब हम बात करते हैं उदारवादी जो राष्ट्रवादी हैं, राष्ट्रपति आ गया है यहाँ पर।
उदारवादी जो राष्ट्रवादी है उसका क्या योगदान रहा। तो ब्रिटिश साम्राज्य की आर्थिक नीति का उजागर करना। जो दादा भाई नौरोजी थे, ठीक है, दादा भाई नौरोजी जो थे, आरसी दत्त जो थे और दिनशा वाचा ने धन निकासी का सिद्धांत दिया था। ठीक है, धन निकासी का क्या दिया था, सिद्धांत दिया था, जिसमें इन्होंने बताया था कि किस प्रकार से भारत से जो है धन लगातार निकल रहा है और विदेश में जा रहा है। क्योंकि जनरली हमें सब पता है कि ब्रिटिशर्स जो है व्यापार करने के उद्देश्य से भारतीय उपमहाद्वीप में आए थे, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने प्रशासन की भागदौड़ संभाल के भारत को जो है उपनिवेश बना लिया। तो ये यहाँ क्या करते थे, स्पेशली बंगाल से और भारत के अन्य क्षेत्रों से जो कच्चा माल है वो भेजते थे ब्रिटेन, बहुत ही सस्ती कीमत पे, नो टैक्स, ये वहाँ पर भेजते थे। और वहाँ पर जो माल है औद्योगिकरण स्टार्ट हो गया था, उसका जो है यूज़ करके वो जो भी प्रोडक्ट्स बनाते थे उसको वो भेजते थे भारत में और काफ़ी महंगी कीमतों पर यहाँ पर खपाते थे। तो क्या हो रहा था कि भारतीयों का जो है स्वदेशी व्यापार भी ठप्प हो रहा था, उन्हें निर्भर रहना पड़ रहा था विदेशियों के ऊपर, और कच्चा माल भी जा रहा था। अर्थात जो धन निकासी जो है इनडायरेक्टली और बड़ी ही तेज़ी से जो है विदेश में जा रही थी, भारत से काफ़ी धन जो है विदेश में जा रहा था। तो इन्होंने ही उजागर करा था सबसे पहले कि किस प्रकार से ये हमारे हितैषी बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें ही ये कमज़ोर और खोखला कर रहे हैं, हमारे ही धन को ये ले जा रहे हैं जिसका यूज़ हम नहीं कर रहे। जैसे कि इन्होंने जो भी पद बना दिए थे प्रशासनिक पद, उससे भी भारतीयों का जो कोष था वहीं से इनको वेतन दिया जाता था, तो इसका भी इन्होंने विरोध किया था। तो इन्होंने कई सारी ऐसी जो नीतियां हैं उसको उजागर करने में अपना महत्वपूर्ण जो है रोल निभाया था। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। व्यवस्थापिका, ठीक है, उसमें संवैधानिक सुधार इन्होंने किए थे, अर्थात भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाया था। हमें पता है 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, 1793 में जो है एक्ट आया, फिर चार्टर एक्ट आ रहे थे। तो इस प्रकार से जब ये प्रमुख एक्ट आ रहे थे तो ये भारत में एक प्रशासनिक ढांचे को धीरे धीरे जो है मजबूत कर रहे थे और बढ़ा रहे थे, जिसमें भारतीयों का प्रतिनिधित्व काफ़ी कम था। तो ये चाहते थे कि इसमें भारतीयों का प्रतिनिधित्व जो है बढ़ाया जाए, और इसके लिए इन्होंने अपने स्वर को बुलंद किए। इन्होंने फिर एक नारा भी दिया था कि बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं, अर्थात आप अगर हमें इनमें कोई प्रतिनिधित्व नहीं देते हो, वो भी बहुमत में थे भी तो बहुत सीमित थे। अगर हम बात करें जब उदारवादियों का उद्गम हो रहा था तो काफ़ी सीमित हद तक थे, तो इन्होंने कहा भैया हमको बिना प्रतिनिधित्व हम आपको टैक्स नहीं देंगे। और कुछ समय बाद तो जब अंग्रेज़ों के कानों पर जू नहीं रहेंगी तो इन्होंने फिर स्वराज की मांग उठाना भी प्रारंभ कर दिया था। अर्थात हमारे देश में शासन कर रहे हैं और हमारे लिए जो ये निर्णय ले रहे हैं उसमें भारतीय थे ही नहीं, या थे तो बहुत कम थे, जिनका कोई प्रभाव ही नहीं रहता था क्योंकि निर्णय बहुमत के आधार पर होता था। तो इन्होंने निर्वाचित भारतीयों के बहुमत को बढ़ाने की बात करी, बजट में नियंत्रण संबंधी अधिकार देने की बात करी कि भाई आप हमको इसमें प्रतिनिधित्व दो हमारे भारतीयों को। तो इस प्रकार से कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, कई ऐसी राजनीतिक चीज़ है जो गरीब तबके के लोग नहीं समझ पाते थे। ठीक है, तो इन्होंने काफ़ी अपना जो है इम्पोर्टेंट रोल निभाया है। नागरिक अधिकारों की सुरक्षा की भी इन्होंने मांग करी। हम नागरिक अधिकार अर्थात व्यक्ति जो है अपने मनपसंद संगठन नहीं बना सकता था, अपने विचारों को अभिव्यक्त नहीं कर सकता था, प्रेस पे अगर वो कुछ लिखता था तो नॉर्मल सी चीज़ भी लिखता था, उन्हें लगता था अंग्रेज़ों को कि ये हमारे खिलाफ जा रही है तो वो प्रतिबंधित कर देते थे, जेल में डाल देते थे। तो इन्होंने नागरिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए भी काफ़ी प्रयत्न किए कि भाई हमें जो है विचारों के अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता दी जाए, क्योंकि बाहरी लोग जो ब्रिटेन वगैरह में थी ये चीज़ें थी, हमें संगठन बनाने की स्वतंत्रता दी जाए, और प्रेस की स्वतंत्रता तथा भाषण की स्वतंत्रता के मुद्दे जो है प्रमुख रूप से नागरिक सुरक्षा में जो है शामिल थे। चलिए, तो दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में हमने बात करी है उदारवादी सोच की, उदारवादी नेता की, उदारवादी उद्देश्यों की, और उदारवादी जो राष्ट्रवादी नेता है उनके प्रमुख योगदान के बारे में। तो आई होप आपको हमारा ये वीडियो जो है समझ में आया होगा। तो आप हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और अगर आप किसी प्रकार के सजेशन देना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। आई
थिंक आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा। देन अब इसके बाद जो है हमारे भाग 4 में हम बात करेंगे उग्र राष्ट्रवादियों के बारे में। एकदम बैक टू बैक सीक्वेंस में हम इस टॉपिक को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप आपको हमारा प्रयास जो है समझ में और पसंद आएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।